हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट चैप्टर कराएंगे हिंदी ग्रामर का, क्लास 8 का। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। मीन्स जिसका मतलब है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा को हम लैंग्वेज बोलते हैं, लिपि को स्क्रिप्ट और व्याकरण को ग्रामर। जैसे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी। जो भाषा है उस शब्द की उत्पत्ति भाषा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी। ठीक है। वाणी द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनि ही भाषा का आधार होती है। वाणी के द्वारा जो उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं पैदा, वो ही भाषा का आधार होती हैं। ठीक है। भाषा की उत्पत्ति के साथ ही मानव ने सभ्यता के आंगन में कदम रखे थे। भाषा की उत्पत्ति के साथ जो मानव जीवन था, मनुष्य का जो जीवन शुरू हुआ था, उसने सभ्यता के आंगन में कदम रखे थे। ठीक है। इससे पहले वह संकेतों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता था, और इससे पहले वो अपने संकेतों के मतलब जैसे आजकल साइन लैंग्वेज जो है उसके थ्रू अपना जो एक दूसरे को अपने विचारों को बताता था। भाषा के आविष्कार से उसने बोलना सीखा था, और भाषा के आविष्कार से ही उसने जो है वो बोलना सीखा था, और इसी प्रकार जो है वो मौखिक रूप का जन्म हुआ। धीरे धीरे ध्वनियाँ चिन्ह निर्धारित किए गए। धीरे धीरे जो ध्वनि के चिन्ह होते हैं वो निर्धारित किए गए। ठीक है। इनसे भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ, और जैसे ही ध्वनि चिन्ह निर्धारित हुए उससे भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। तो डेफिनेशन क्या है भाषा की? भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, मतलब विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम विचारों को मुख से बोलकर व्यक्तित करते हैं, जैसे वार्तालाप, वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, नाटक और आदि। ठीक है। इन सभी में हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और लिखित भाषा में हम इसे उल्टा यानी कि लिख के एक दूसरे के, जैसे आपने आजकल प्रार्थना पत्र लिखते ही होंगे और अपने प्रिंसिपल सर, टीचर को, किसी को भी देते होंगे, तो वो है भाषा का लिखित रूप। ठीक है। तो भाषा का लिखित रूप क्या होता है? जिससे हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा मतलब जिससे हम बोल कर प्रकट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिपि। तो लिपि हम पढ़ेंगे कि हमें आपको पता चल गया कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और देखिए, जो भी ध्वनि होती है जो हम बोलते हैं ठीक है, पर जब उसको लिखते हैं तो उसके लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता होती है। किसकी? चिन्हों की। तो इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ठीक है। और ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और यही हैं लिपि चिन्ह यानी कि लिपि। और जो ध्वनियों के लिखित रूप को, जब लिखते हैं हम ध्वनियों को, तो वो वर्ण कहते हैं, और यही जो है वो लिपि चिन्ह यानी कि लिपि कहलाते हैं। तो लिपि की डेफिनेशन क्या हुई? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपकी कुछ लिपियाँ दी गई हैं, जैसे राज्य, क्षेत्र, इसमें सारे वो बताए हैं, और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले असम, उसकी भाषा क्या है? असमीय, और लिपि असमी। ठीक है। ऐसे बहुत से देश बताए गए हैं, राज्य बताए गए हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। हमें पता है कि हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी विश्व भाषा है, और ये जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो इसमें सारी विदेशी भाषाओं के नाम है। जैसे यहाँ पे हमने अपने देश में जो राज्य हैं उनकी लिपियों के बारे में पढ़ा, और अब यहाँ पे हम देश से बाहर जो भी देश हैं वहाँ की लिपियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चीन, जापान, इंग्लैंड जैसी बहुत सी कंट्रियों के नाम बताए हैं, तो वो आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। उसके बाद है राष्ट्रभाषा।
आपको पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है ना। और आपको पता है हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि इसमें अधिकांश निवासी जो होते हैं हमारे भारत देश में, सबसे अधिकतर जो प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भारत में कोने कोने में बोली और समझी जाती है। हिंदी जो है वो भारत में कोने कोने में, मतलब हर जगह जो है वो हिंदी बोली जाती है। जैसे आप महाराष्ट्र में चल जाओ, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो ऐसे मराठी है, पर वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को हिंदी भी आती है। ठीक है। तो इसलिए जो है वो भारत राष्ट्रभाषा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है राजभाषा। तो राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का देश में कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, जो हमारे स्कूल, ऑफिस, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जो भी हमारे बार बार के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, और राजकाज के कामों में इंग्लिश प्रयोग की जाती है, इसलिए अंग्रेजी को राजभाषा कहा जाता है। ठीक है। और संविधान में कितनी लैंग्वेजेस आई हैं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसमें से कौन कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथली, सिंधी और मैथिली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोली। और भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को क्या बोलते हैं हम? बोली। बोली में लोकगीत गाए जाते हैं, कहावतें तथा लोक कथाएँ कही जाती हैं। जो भी आपकी लोकगीत होते हैं, कविताएं होती हैं, कहावतें होती हैं, वो सारी किस में बोली जाती हैं? हमारी बोली में। बोली का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता है, और अब इसमें भी साहित्य प्रकाशित हो रहा है। अब धीरे धीरे करके इसमें भी साहित्य प्रकाशित हो रहा है। हिंदी की कई बोलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बोलियाँ हिंदी की, जैसे अवधी, ब्रज, मगही, हरियाणवी, राजस्थानी, कुम्हानी, गढ़वाली, बुंदेलखंडी, अंगिका, और बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से थोड़े के नाम बताए हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपके कुछ बोली बताई गई हैं, हिंदी की बोलियाँ बताई गई हैं और कहाँ पे बोली जाती हैं। सबसे पहले अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणवी हरियाणा में, गढ़वाली और कुमाऊनी जो भी है ये वो उत्तराखंड में बोली जाती हैं, ब्रज जो है वो उत्तर प्रदेश में, राजस्थानी राजस्थान में, बुंदेलखंडी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यहाँ पे भाषा और बोली में अंतर दिया गया है। उसके बाद साहित्य ज्ञान के संचित कोश को, मीन्स ज्ञान का जो भंडार होता है उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। ठीक है। तो जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं, जिन्हें हम साधारण रूप में लिखते हैं, जैसे कहानी को हम एकदम सीधी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और पद्य वो साहित्य होते हैं जिसमें विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कविता में अलग अलग, जैसे हमारी एक कविता है, छोटे मुँह से कैसे कह दूँ, मतलब छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रहे। तो अगर इसको हम कहानी में कहेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि छोटे मुँह से कैसे कह दूँ मैं कि ये इस भारत की बात है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण जो है हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। अभी इनको ऐसे डेफिनेशन दिए तो आप इसे देख लेंगे, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। ओके।